था क्या था? सप्लाई चेन क्या होती है उसके बारे में एक ही सवाल दिया था। पक्की बात है, मुझे तो दो याद आ रहे हैं, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा दूसरा कौन सा, बट दो थे। चलिए जी, सप्लाई चेन क्या होती है? हाँ, और हमने क्या चीज़ खरीदनी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। समझिए सेल्स टैक्स होता क्या, जब हम कल बात कर रहे थे सेल्स टैक्स में हमने करना क्या है, क्या चीज़ लेके चलनी है, तो आपके पास डेफिनेशंस होंगी। ज़रा आपके सबके पास हैंडआउट्स मौजूद है ना? किसी के पास हैंडआउट्स ना हो, कहाँ गया? दो बच्चे, चलो आते हैं उसको देखते हैं। हैंडआउट्स में सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आएगी वो है सेल्स टैक्स की, कि सेल्स टैक्स क्या होता है। इस डेफिनेशन के आगे आप लिख लें कि ये रीड ओनली है, इसको आपने याद नहीं करना। क्योंकि कल हमने देखा था कि हम तीन टर्म्स जो हैं वो डेफिनेशन में इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक होगी हमारी जिसे कहते हैं रीड ओनली, दूसरी होगी हमारी क्रैमिंग के लिए, और तीसरी जो होगी जिसको हमने याद करना होगा। ये जो याद करने वाली जो लर्निंग वाली है, रिमेंबर, इसमें से हमारे पास केस स्टडीज़ जो हैं या सिनेरियोज़ जो हैं वो जो जनरेट हो रहे होंगे। ये वाली जो है ये एज सच हमने रटा मारना है और इसको हमने पढ़ लेना है, लेकिन इसके पेपर में आने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो पहली डेफिनेशन है सेल्स टैक्स क्या होता है, ये हमारी रीड ओनली है। अब सेल्स टैक्स का मतलब क्या है? देखिए, सेल्स टैक्स में हम जो एक्ट पढ़ेंगे, जो कानून पढ़ेंगे, वो है हमारा सेल्स टैक्स एक्ट 1990। एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है, कोई बताएगा? एक्ट और ऑर्डिनेंस, जी बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता होगा। एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है? एक्ट वो है जो पार्लियामेंट के ज़रिए पास किया गया है, और ऑर्डिनेंस क्या है? जो पार्लियामेंट के अलावा जो सदर पाकिस्तान ने पास किया है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डिनेंस। हम जो यहाँ पे लॉ पढ़ेंगे वो कौन सा है? सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है। इसके मुताबिक हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? तमाम टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। टैक्स जो है, रिमेंबर, टैक्स कभी भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन नहीं होती। टैक्स की अगर हम जब भी बात करते हैं तो टैक्स का मतलब है ये इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। इन्फोर्स का मतलब क्या है कि हुकूमत जो है इसको बाय द पावर क्या कर रही है? लागू कर रही है, इम्पोज कर रही है। और बाय द पावर की जब हम बात करते हैं तो ये लीगल पावर्स होती हैं, कानूनी तौर के ऊपर क्या कर रही होती हैं वो इसको लेकर चल रही होती है। तो टैक्स हमेशा जो है वो किसी ना किसी कानून के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है। गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कहती कि जी मस्जिदों में ऐलान करवा रही होती है जिसका दिल करता है वो टैक्स अल्लाह का प्यारा जो है वो हमें दीजिए, हमें कबूल है। नहीं, वो कहती है भाई टैक्स निकालो, गन पॉइंट के ऊपर आपसे टैक्स जो गवर्नमेंट है लेके जा रही होती है। तो सेल्स टैक्स क्या होता है? रिमेंबर, सेल्स टैक्स का मतलब है कि इस एक्ट के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स या कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो हम ले रहे होते हैं वो मेरा क्या कहलाता है? सेल्स टैक्स कहला रहा होता है। कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फ़ी वगैरह जो इस एक्ट के मुताबिक कैलकुलेट की जाएगी वो भी मेरा क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी अमाउंट, कोई भी सम जो इस एक्ट के मुताबिक पेएबल है हुकूमत पाकिस्तान को, वो भी मेरा क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। तो इस एक्ट के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक कोई भी रकम हमने अगर गवर्नमेंट को पे कर दी है वो मेरा क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास आउटपुट टैक्स और हमारे पास आएगा इनपुट टैक्स। कल जब हम आउटपुट टैक्स की और इनपुट टैक्स की बात कर रहे थे तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, कोई बताएगा? जो कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। और इनपुट टैक्स क्या होता है?
यही चीज़ है। और ये दो डेफिनेशंस भी जो हैं ये रीड ओनली हैं, ये पेपर में नहीं आती। मार्क करते जाएं साथ साथ ताकि आपको बाद में याद करते हुए पढ़ते हुए कन्फ्यूजन ना हो। आउटपुट टैक्स क्या होता है? रिमेंबर, आउटपुट टैक्स में यहाँ पे आपको डेफिनेशन में एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, रजिस्टर्ड पर्सन। हम ये बात कर रहे हैं किसके पर्सपेक्टिव में? रजिस्टर्ड पर्सन की। अब पर्सन क्या होता है उसको तो हम देखते हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर हम बात करें पर्सन की तो पर्सन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक है रजिस्टर्ड पर्सन और दूसरा है हमारे पास अनरजिस्टर्ड पर्सन। रिमेंबर, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है? वो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स 1990, वो हमारा क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन कहला रहा होता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? आप जाते हैं FBR में अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि जी हमने आपको क्या कर दिया है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड कर दिया है। और आपको एक नंबर अलॉट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं STRN, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको अलॉट कर दिया जाता है। STRN, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब क्या है कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे आपको ICAP वाले जो आपका CRN है वो दे रहे होते हैं रजिस्टर्ड होने के बाद, सिमिलरली क्या होता है यहाँ पे भी रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रहा होता है। हम जो पूरी सेल्स टैक्स की कहानी पढ़ रहे हैं ना कि सेल्स टैक्स कौन पे करेगा, सारा सिस्टम क्या होगा, वो किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है उसका यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, उससे हम टैक्स तो निकलवा लेते हैं बट उसके ऊपर तमाम रूल्स वगैरह जो है वो वैलिड नहीं होते। क्या हम लोग रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स में? नहीं। बिजली का बिल पे करते हैं, गवर्नमेंट हमसे फिर भी टैक्स ले लेती है, वो हमसे ले लेती है, लेकिन दुकानदार केक्स एंड बेक्स वाले रजिस्टर्ड होंगे, इनसे टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, वो सारा कुछ क्या करना है वो हमने यहाँ पे पढ़ना। तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन की। अब पर्सन क्या होता है उसको भी ज़रा हम डिस्कस करते हैं लेकिन पहले आउटपुट टैक्स जो हमने कल डिस्कशन की थी इसको सिर्फ आपने रीड करना है। अब आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है कि जब आपने सप्लाई ऑफ गुड्स की, जब आपने गुड्स की सप्लाई की, उस वक्त जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। जैसे कल की एग्जांपल ने बेकरी की, बेकरी पे जाते हैं आप उनसे सामान खरीदते हैं, अब बेकरी वाला आपको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो वो जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा वो क्या कहला रहा होगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा, जब सप्लाई ऑफ गुड्स पर टैक्स हमारा मिल रहा होता है। अब यहाँ पे फिर चीज़ों को हम अंडरलाइन करेंगे कि सप्लाई क्या होता है, इसको देखेंगे, गुड्स क्या होती हैं इसको देखेंगे, और पर्सन क्या होता है इसको भी हमने अब यहाँ पे देखना है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट होंगी। उसके अलावा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है क्या होती है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जाके आप C5 5 में पढ़ेंगे। बट जब भी मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस हो रहा होता है, जब आप गाड़ियाँ जैसे फॉर एग्जांपल बाइक्स बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उससे फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं। तो उस प्रोसेस में जब आप एक शेप से दूसरे शेप में चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आप एक ड्यूटी पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को। देखें, आप इंजन लेके आए हैं, आप टायर लेके आए हैं, ये इंजन अलग है टायर अलग है, लेकिन इंजन को आप टायर को साथ लगाए तो क्या बन जाएगा? गाड़ी बन जाएगी। तो जब वो आप साथ लगा रहे होते हैं तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी क्या लेती है? आपसे ड्यूटी ले रही होती है। चेक किया गवर्नमेंट को, छोड़ते किसी को भी नहीं है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे वो भी क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। ये सिलेबस का हमारे पार्ट अभी नहीं है। उसके अलावा जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है वो भी क्या होगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं, वो टैक्स लेते हैं आपसे। अब खाना खाना एज अ सर्विस प्रोवाइड करना है, बट जो उन्होंने टैक्स लिया आपसे वो क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो ये रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद था इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स हमने कल देखा था क्या होता है कि जब आप सामान खरीद के आएंगे, जब आपने सामान खरीदा उस वक़्त जो आपने टैक्स पे किया वो क्या है? आपके लिए इनपुट टैक्स है। जब आपने सर्विसेज ली, सर्विसेज लेते हुए जो आपने टैक्स पे किया वो क्या कहलाएगा? हमारा इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। जब आपने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो आपने टैक्स पे किया वो क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स कहला रहा होगा।
तो ये हमारा क्या है, इनपुट टैक्स है। इसको भी सिर्फ आप रीड कर ले, इसमें से कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इवन जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के वक्त जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं वो भी क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट टैक्स कंसिडर हो रहा होगा। तो ये 3 डेफिनेशंस जो हैं, ये तीनों डेफिनेशंस क्या हैं, हमारी रीड ओनली हैं। अब अगर आप देखें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की बात करें तो ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पे एक पर्सन की बात करते हैं, अगर ये पर्सन गुड्स को परचेज करके लाता है तो उसने जो परचेज के वक्त टैक्स पे किया वो इसका क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। और जब ये सेल करेगा तो सेल के वक्त जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो क्या होगा, इसका आउटपुट टैक्स कंसीडर हो रहा होगा। और फिर इसने जिसको सेल की है, मतलब यहाँ पे इसने अगर इस बंदे को सेल की है, ये टैक्स इसने पे किया होगा ना इसको, तो इसके लिए टैक्स कौन सा कंसीडर होगा, इनपुट, बिकॉज इसने पे कर दी है, इसने तो वसूल किया था, इससे तो वसूल किया था ना, इसका आउटपुट टैक्स है। अगर इसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये क्या कहलाएगा, इसका ये इनपुट टैक्स जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। सप्लाई चेन पढ़ के ऐसे क्या होती है देखते हैं अभी। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ अंडरलाइन की, पर्सन किसे कहते हैं, पर्सन क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज अ पर्सन, शख्स, एक शख्स। और पर्सन क्या होता है, क्या, कंपनी, ओके, एओपी। और देख के पढ़ ले भाई, तो क्या मार रहे। अब टैक्स में पर्सन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है। अगर आज से पहले बात करें तो आपको ये था मतलब पता कि पर्सन का मतलब क्या होता है, शख्स, ऐसे ही है। लेकिन टैक्स में पर्सन जो है वो एक्सप्लेन्ड है। टैक्स में जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा आएगा ना, उससे मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में क्या आएगा, मैन एंड वुमेन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आएगी, कंपनी आएगी और गवर्नमेंट। इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे होंगे, पर्सन कह रहे होंगे। तो टैक्स में, इवन लॉ में भी, जहां पे भी पर्सन का वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर्सन से क्या मुराद है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट। देखिए अगर कहीं पे उसने बात की ना इंडिविजुअल के लिए, इसका मतलब वो सिर्फ इंडिविजुअल की स्पेसिफिकली बात कर रहा है। अगर कहीं पे उसने बात की है ना कंपनी के लिए, पूरे लॉ में, इवन पूरे इनकम टैक्स में भी हमारी यही डेफिनेशन है, तो वो सिर्फ किसके लिए बात हो रही है, कंपनी के लिए हो रही है। उसने बात अगर की है गवर्नमेंट के लिए तो स्पेसिफिकली किसके लिए बात हो रही है, गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अगर उसने कहीं पे भी पर्सन का वर्ड लिख दिया तो किसके बारे में बात कर रहा है, इन सब के बारे में बात कर रहा है, जिसमें इंडिविजुअल भी आएगा, जिसमें एओपी भी आएगी, जिसमें कंपनी भी आएगी, जिसमें गवर्नमेंट भी आ रही होगी। तो ये आपने इसको याद देख लेना है, रीड ही करेंगे याद हो जाएगी। पर्सन में क्या कुछ शामिल होगा, इंडिविजुअल, कंपनी आएगी। अब कंपनी क्या होती है ये हम जाके इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप जाके बिजनेस पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है। कंपनी मतलब जो एज अ कंपनी एक्ट के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुई है, उसको भी हम क्या करेंगे, कंपनी ही कंसिडर कर रहे होंगे। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट, हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो इसमें आ रही होती है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत वो इसमें आ रही होती है, जो हमारी फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो इसमें आ रही होती हैं, मतलब यूके गवर्नमेंट हो गई है, सऊदीया की होगी। इवन जो फॉरेन गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल सब डिवीजन है, जैसे अगर यूके में लंदन गवर्नमेंट अलग है जो उनकी मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है, वो भी क्या होगी हमारे लिए यहाँ पे कंसिडर हो रही होगी। फिर जो पब्लिक इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं, जैसे आप कर लें यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, ये भी क्या है हमारे पर्सन ही कंसिडर हो रही होंगी। उसके अलावा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या हैं, पर्सन कंसिडर हो रही होती हैं। AOP क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म। तो ये सारे के सारे हम क्या कह रहे होते हैं, कलेक्टिवली पर्सन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो पर्सन इंक्लूड्स क्या क्या, इंडिविजुअल, AOP, कंपनी एंड गवर्नमेंट। याद हो जाएगी। अगर पेपर में कहता है डिफाइन पर्सन तो क्या लिख के आएंगे जरा बोले, इंडिविजुअल, कंपनी, AOP और गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में कौन कौन सी शामिल होंगी, फेडरल, प्रोविंशियल और फॉरेन गवर्नमेंट, ये इसमें शामिल हो रही होंगी। ठीक है, समझ आए पर्सन क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन समझ आए क्या होता है।
अब उसके बाद ये डेफिनेशन है टैक्सेबल एक्टिविटी, इसके ऊपर आप लिख लें लर्न। इसमें से आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आ रहे होंगे। उससे पहले ज़रा ना हम एक टेबल बनाते हैं और हमने सप्लाई चेन को पढ़ना है क्या है और किस तरह से वो चल रही होगी। अब देखें पेपर में क्वेश्चन पता क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। पेपर में ना न्यूमेरिकल जो 18 नंबर का आना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो कि हमने साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करनी है। मैंने आपको फॉर्मेट क्रैम नहीं करवाना, मैंने आपको फॉर्मेट जो है बिल्कुल साथ साथ समझाना है कि न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में चीज़ें किस तरह आएंगी। अब ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्या करेगा वो हमें डाटा प्रोवाइड कर देगा जिसमें हमें गिवन की जाएगी कि हमारे पास सेल्स कितनी है और हमारे पास परचेजेस कितनी है वो हमें गिवन करेगा। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने सेल्स की हैं 1 मिलियन की और उसने परचेजेस की हैं 5 लाख की। हमारा सेल्स टैक्स का रेट जो है 18% है, हमने कैलकुलेट करनी है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सेल्स टैक्स लायबिलिटी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, आउटपुट टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे हम इनपुट टैक्स, तो मेरे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल। अब आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है, हमारी वैल्यू कितनी थी 1 मिलियन, रेट हमारा कितना है 18%। 1 मिलियन का 18% ले कितना टैक्स आता है कितना 1,80,000। ये 1,80,000 क्या है आपका आउटपुट टैक्स कंसीडर हो रहा होगा। आपने कितने की परचेजिंग की थी 5 लाख की, 18% के हिसाब से कितना टैक्स पे किया होगा आपने 90,000। तो ये हम इसमें से लेस करवाएंगे, सेल्स टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा 90,000 जो है ये हम क्या करेंगे पे कर रहे होंगे। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है न्यूमेरिकल्स में, हमने यही चीज़ जो है वो क्या करनी है, सीखनी है। हमारी रिक्वायरमेंट यही है जिसको हम क्या करेंगे लेकर चल रहे होंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक बंदा है उसने सेल्स की हैं 4 मिलियन की, उसने परचेजेस की हैं 35 लाख की। जरा मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं इसका सेल्स टैक्स पेएबल कितना आएगा जल्दी से, फिर मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व करता हूं और सब ने बताना है, मैं सबका चेक करूंगा। जल्दी से बताएं इसका सेल्स टैक्स पेएबल कितना आएगा, हरी अप। सेल्स टैक्स में रेट 18% ही है, वो चेंज नहीं होता। सेल्स टैक्स का रेट जो है वो चेंज नहीं होगा। कितना आया आपका पेएबल कितना आ रहा है 90,000, ठीक है, बाकी को भी करने दो। जी जनाब, क्या आंसर आया है 90,000 सबका आया है। कैसे निकाला है पहले मुझे बताएं, आप लोगों का आउटपुट टैक्स कितना आया है 72 रुपीज, 7,20,000। आपका इनपुट टैक्स कितना आया है 6 लाख। कितना पे हुआ, कितना पेएबल 90,000।
ये हमारा सेल्स टैक्स पेएबल है। ये तो आप लोगों को पहले दिन ही आ गया, जाओ छुट्टी करो, फिर पेपर दे के उसके साथ जाके यही तो करना है अपने पेपर में जाके। 30 नंबर इसमें से मिलते हैं, बट वो करना कैसे है वो भी आपको बताते हैं। तो इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, सेल्स टैक्स पेएबल जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब सेल्स टैक्स पेएबल में ना मैं आपको सप्लाई चेन क्या होती है पहले वो बताएं, फिर हम जरा देखते हैं कि इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते क्यों हैं, और इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या और किस तरह से कैलकुलेट होगा। जरा उसका एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल को जरा आप लोगों ने समझना है। पहले बताएं सप्लाई चेन क्या होती है, बताएं सप्लाई चेन क्या होती है। वेरी गुड। और कोई आपने शायद देखा हो 2019 का जो है था ना वर्ल्ड कप, उसमें एक सरफराज की होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं चैंपियन, हाँ 19 के वर्ल्ड कप में, जिसमें कोहली सारा कुछ बोल देता है, सरफराज से पूछते कहते सेम, एटलीस्ट यही कह दो सेम। सप्लाई चेन क्या होती है, सेम, चले सेम होती है सप्लाई चेन। भाई ने बात बिल्कुल ठीक की है। सप्लाई चेन बेसिकली क्या है, यहां पे है एक हमारे पास कस्टमर, इस कस्टमर ने कुछ चीजें लेनी है और फैक्ट्री हमारे पास कहीं दूर है। अब कस्टमर तक चीजें पहुंचानी है, वो जिसमें तमाम चीजें तमाम एक्टिविटी शामिल होंगी वो हमारी क्या है, सप्लाई चेन। कौन चीज खानी है, अज्यूम करेंगे यहाँ पे, किसने कहना डिंग डोंग बबल, बताएं क्या चीज खाना पसंद करेंगे। ये ना कहना पूरा मुल्क खाना पसंद करेंगे, बताएं। चले हम एग्जाम्पल लेते हैं, चले हम थोड़ी सी ना क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं। आप मार्च के महीने में पेपर दे के घर से आएंगे, ठीक है, और घर में तो पूरा फ्लेक्स करना है आप लोगों ने कि आप तो मैं जंग लड़के आ रहे हैं, गज़वा हिंद लड़के आई हैं तकरीबन। घर में आके अम्मी को कहना कि ये हो गया वो हो गया, भूख बहुत लगी है, और आप डिमांड क्या करेंगे, बिरयानी खाने की। तो वो क्या कहेंगी कि जाके ठीक है जो बिरयानी मसाला है वो बाय करके लेके आओ। आप बैठे हुए हैं चीचू की मलिया में, ठीक है, कोई तो मुझे खुद नहीं पता, नाम तो याद है, कोई दूर दराज इलाका है, आप वहां पे बैठे हुए हैं। चले हम पत्तों की कर लेते हैं, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे एक पत्तों की के दूर उफ्तादा गांव में एक बैठे हुए हैं आप, ठीक है, ठीक है। फैक्ट्री जो नेशनल की, ये गिराएगा मुझे तार यार आज, जो नेशनल की फैक्ट्री है लेट्स सपोज वो है कोयटा में। अब क्या करेंगे आप फैक्ट्री के मालिक को कॉल करेंगे, वो अपना हेलीकॉप्टर बुक करेगा, उड़ता हुआ आएगा, आपके छत के ऊपर लैंड करवाएगा और कहेगा जी ये लें आपका 134 रुपये वाला बिरयानी मसाला। ऐसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा, है सो छोटा यार, पत्तों की में क्या करना है 250 वाला खा के, तो क्या करेंगे। अब आप खुद सोचें, जो आपको गुड्स अवेलेबल हैं ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे बैठा हुआ है, कोई मैन्युफैक्चर बैठा हुआ है कराची में, कोई बैठा हुआ है KPK में, कोई बैठा हुआ है बलूचिस्तान में, लेकिन गुड्स तो आपको घर के बाहर से मिल रही हैं। वहाँ से गुड्स उठा के यहाँ तक जो आई है, कोई ना कोई चेन इन्वॉल्व हुई होगी, वो हमारी क्या कहलाती है, सप्लाई चेन कहला रही होती है। अब सप्लाई चेन में जो मैक्सिमम लोग हमारे इन्वॉल्व होते हैं, तो कहानी शुरू होती है हमेशा हमारी किससे, इम्पोर्टर से। हम बात कर रहे हैं सप्लाई चेन की, कहानी किससे शुरू होगी, इम्पोर्टर से। इम्पोर्टर कौन है, वो बंदा जो रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत चीज़ें हैं जो बनती नहीं है बल्कि इंपोर्ट होती हैं, और हमारा कंट्री अनफॉर्चुनेटली एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट ही होता है। तो इंपोर्टर क्या करेगा, सामान इंपोर्ट करेगा। अब उसने सामान तो इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद ये सामान किसको दे देगा, मैन्युफैक्चरर को दे देगा, फैक्ट्री वाले को दे देगा कि ये लो भाई सामान, ये तुम्हारा काम है,
अब जो तुमने काम करना है करो। मैन्युफैक्चर के पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये लाइट बननी है, ये लाइट वाली फैक्ट्री है। अब इसमें जो लगनी है एलईडीज, जो उसकी चिप होती है वो इम्पोर्ट होगी, यहाँ थोड़ी बनती है पाकिस्तान में, वो क्या होगी, चाइना से इंपोर्ट होगी। अब इंपोर्टर ने वो इंपोर्ट करवा ली है, अब आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, आपने इंपोर्टर से माल खरीदा और कहाँ ले आए हैं, अपनी फैक्ट्री में ले आए हैं। फैक्ट्री में ला के आपने ये चिप को जोड़ा, ये शीशा लगाया, सामने तारे लगाई, और क्या होगी, आपकी लाइट जो है वो तैयार हो गई, डन। अब क्या मैन्युफैक्चर गली गली में आएगा बेचने के लिए, नहीं। मैन्युफैक्चर किसको सामान देगा, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देगा। अब हर रीजन के क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को सामान दे देगा कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर लाहौर का है, ये सामान आओ मेरे से ले जाओ, और तुमने पूरा लाहौर का रीजन जो है वो कवर करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर मेरा कराची का है, सामान ले जाओ, तुमने कहाँ बेचना है, पूरे कराची में बेचना है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब इनसे सामान लेके आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे किनको सामान बेचेगा, होलसेलर्स को। अब होलसेलर्स कौन से होते हैं, जैसे शालमी मार्केट में बैठे हुए हैं, अकबरी मंडी में बैठे हुए हैं, जितनी होलसेल मार्केट है वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स में बल्क में सामान उठा लेते हैं सस्ते दामों में, वो आपके होलसेलर्स हैं। फिर ये होलसेलर से सामान किसके पास जाएगा, रिटेलर्स को। किसके पास, रिटेलर्स। रिटेलर्स वो लोग हैं जो हमारी गली मोहल्लों में दुकानदार हजरात बैठे हुए हैं, जो गली मोहल्ले में दुकानें चल रही हैं, वो क्या है, रिटेलर्स हैं। और रिटेलर से कौन जाकर सामान खरीदेगा, एंड पे कस्टमर या जो एंड कंज्यूमर है वो किससे सामान खरीद रहा होगा, रिटेलर से खरीद रहा होगा। तो देखिए मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए जो ये बीच में पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, या जो ये पूरी चेन बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर। इस सप्लाई चेन में ना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए इम्पोर्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज इसमें हमने कस्टम पढ़ना होता है, C5 में है। मोस्टली ये जो लोग हैं ना, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, इनके पर्सपेक्टिव से हमने क्या पढ़ना है, सेल्स टैक्स पढ़ना है कि कैसे ये कैलकुलेट करेंगे, कैसे पे करेंगे। और इसमें से भी ये वाला जो है वो हमारे लिए क्या है, सुपर इम्पॉर्टेंट है। हमने सेल्स टैक्स पढ़ते हुए कस्टमर का जो पर्सपेक्टिव है उसको क्या करना है, इग्नोर रखना है। इज दैट क्लियर। समझ आइए क्या होती है सप्लाई चेन। अब ये सप्लाई चेन है, सेल्स टैक्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या था कि सारे का सारा टैक्स जो है वो कस्टमर की जेब से निकलवाना है। अब कस्टमर की जेब से टैक्स कैसे निकलेगा उसको ज़रा समझते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का सब कुछ पता लग गया क्या होता है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, चल गया पता क्या होता है। चलें ये टेबल हम ड्रॉ करते हैं, इस टेबल को आपने नोट कर लेना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं और व्हाट इज़ द रीज़न कि हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स के तौर के ऊपर ट्रीट कर रहे होते हैं। इसको ज़रा है हमने यहाँ पर देखना है। सप्लाई ये कर दूँ, सप्लाई चेन मिटा दूँ, सप्लाई चेन रेस कर दूँ। अब सवाल ये है कि सामान तो हम लोग खरीदते हैं, एंड कंज्यूमर, टैक्स हम पे करते हैं, हम ही पे कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट को टैक्स हम पे कर रहे हैं, ना सर इज नो, हम टैक्स को पे कर रहे हैं, दुकानदार को पे कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे होगा वो हमने देखना है। आप तो दुकान से चीज़ लेके आ गए, लेकिन टैक्स जाना है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास टैक्स कैसे जाएगा उस चीज़ को हमने देखना है। क्यों, क्या होगा, क्यों, किसको ठंड लग रही है, पानी जरा कहना। गेट वेल सून। तो हमने ये बात करनी है किसके लिए, अच्छा ये सारी सप्लाई चेन पढ़ेंगे हम किनके लिए, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं जिसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स, दूसरा कॉलम हम बनाएंगे
आउटपुट टैक्स का, और तीसरा हम कॉलम बनाएंगे पेएबल टू गवर्नमेंट या FBR, जो इदारा जिसको हम पे करते हैं वो कौन सा है, हमारा FBR कहला रहा होता है। ये टेबल समझना है आपने, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है सेल्स टैक्स आपका अच्छा हो जाएगा। हम ये इसी सप्लाई चेन जो अभी लिखी है उस सप्लाई चेन को हम बीच में लेके आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्टर की। एक इंपोर्टर है, इसने गुड्स इंपोर्ट की जिसकी वर्थ थी 1 लाख। हमारे पास सेल्स टैक्स का रेट जो है वो कितना रहेगा, 18% है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंपोर्टर ने 1 लाख रुपए की गुड्स जो है वो इंपोर्ट की हैं। जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना पाकिस्तान में चीज़ें, उस वक़्त ही क्या करती है गवर्नमेंट, आपसे सेल्स टैक्स ले लेती है। तो 1 लाख की गुड्स इंपोर्ट की है, जब ये जाएगा वेयर हाउस में, सॉरी पोर्ट के ऊपर कि ये मेरी गुड्स हैं, मुझे क्लियर कर दें कि कितने गुड्स मंगवाई हैं, दिखाएं, लाख रुपए की, लगाएगा रेट। FBR का ऑफिसर कितना, 18%, कितना टैक्स बनेगा, 18,000। वो 18,000 टैक्स इससे क्या कर लेगा, वसूल कर लेगा। अब इंपोर्टर से 18,000 टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है, जो इंपोर्टर ने पे किया, तो इसके लिए क्या बनेगा, ये इनपुट टैक्स बनेगा। तो इंपोर्टर ने यहाँ पे कितना टैक्स पे किया है, 18,000 जो है वो इनपुट टैक्स उसने पे कर दिया होगा जब उसने गुड्स इंपोर्ट की। अब इससे डायरेक्ट टैक्स किसने लिया था, गवर्नमेंट ने लिया था, तो इसने डायरेक्ट किसको पे कर दिया, हुकूमत को ही 18,000 जो है वो पे कर दिया। समझ आई इस चीज़ की? किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो मुझे बताए। एनीवन, कोई किसी को कन्फ्यूजन है क्या? जी पूछे ना, क्या कन्फ्यूजन है, मैं वही कह रहा हूँ। समझ नहीं आई, क्या कन्फ्यूजन है बताएं आप। देखें, एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर वो होता है जो रॉ मटेरियल लेके आता है मुल्क में, ठीक है, सामान लेके आता है। अब जब भी गुड्स इंपोर्ट करेंगे ना, हुकूमत टैक्स लेगी आपसे। आप जब इंपोर्ट करेंगे, कहेंगे कितने गुड्स इंपोर्ट की हैं, कि इतने ही की है, वो रेट लगाएंगे सेल्स टैक्स का, और उसी वक्त आपको गुड्स हैंड ओवर करने से पहले पहले वो क्या करेंगे, आपसे सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। बिकॉज गुड्स जो हैं अगर वो ये ना करें तो हर बंदा इंपोर्ट कर सकता है, तो इंपोर्ट तो नहीं कर देंगे हर बंदे को, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, टैक्स ले लेगी। तो इंपोर्टर ने गुड्स लेके आया, पोर्ट पे उसकी गुड्स आई, जब वो गुड्स को क्लियर करवाने के लिए पहुंचेगा तो गवर्नमेंट क्या कहेंगी, भाई ये आपके गुड्स की मालियत है, इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, ये टैक्स मुझे पे कर दो। उसने टैक्स पे किया, ये आपके गुड्स हैं, घर लेके चले जाओ। इज दैट क्लियर? अब समझ गए? अब इसने उस वक्त 18,000 पे किया, और ये किसको सीधा पे किया, हुकूमत को पे कर दिया। अब जिसने पे किया इसके लिए क्या कहलाएगा, ये इनपुट टैक्स कहलाएगा। अब खुद बताओ, इंपोर्टर ने 1 लाख रुपए की गुड्स इंपोर्ट की हैं। अब इंपोर्टर से आगे ये गुड्स जानी है किसको, मैन्युफैक्चरर को। अब ये 1 लाख की गुड्स इंपोर्ट करके क्या मैन्युफैक्चरर को 1 लाख की ही गुड्स बेचेगा? कभी ऐसा देखा है आपने कि लाख की चीज लेके लाख की बेची जाए? ऐसा होता है? क्या करेगा ये, लाख रुपए की गुड्स इसने ली हैं, कितने की बेचेगा मैन्युफैक्चरर को? भाई कल तो 10 लाख पे था, यहाँ पे एक 20 की बेच देगा, एक 30 की बेच देगा। लेट्स सपोज इंपोर्टर ने मैन्युफैक्चरर को, जो उसने लाख रुपए की गुड्स इंपोर्ट की हैं, उसने 30,000 रुपये प्रॉफिट के ऊपर 1,30,000 रुपये की सेल कर दी। अब जब उसने मैन्युफैक्चरर को 1,30,000 रुपये की सेल की, आया मैन्युफैक्चरर, भाई सामान मुझे बेच दें, ठीक है, कितने का बेचेंगे, 1,30 का, डन हो गया। जब वो पेमेंट करने लगेगा, जब बिल आएगा, बिल पे लिखा होगा कि सेल्स कितने की है, 1,30,000 रुपये की, और इसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स ऐड करेगा 18% के हिसाब से, कितना बनेगा,
1 2 23,400 लिखा होगा जीएसटी, और टोटल बिल कितना बना देगा वो आपका 1,53,400 का इनवॉइस बना के आपको दे देगा। इसको वही अज्यूम करें, आप जाते हैं केक्स एंड बेक के ऊपर सामान लेने के लिए, लिखा हुआ है 400 रुपये की चीज़ ली है, वैल्यू लिखी हुई है, नीचे लगाया जीएसटी का रेट, और आपको कहा जी आपने 450 रुपये मुझे पे कर देने। आप कितना पे करके आएंगे? 450 रुपये ही पे करके आएंगे, ऐसे ही होगा। अब इसने कितने की सेल्स की है उसको, मैन्युफैक्चरर को 1,30 की, और मैन्युफैक्चरर से टैक्स कितना लिया इसने? 23,400 का। जो इसने मैन्युफैक्चरर से टैक्स रिसीव किया है वो इसका क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो आउटपुट टैक्स इसने कितना लिया मैन्युफैक्चरर से? 23,400 का। यहां तक कोई मसला कि आउटपुट टैक्स कैसे आया बताओ जरा, किसी को मसला है तो बताए, मैं वेट करता हूं यहाँ पे। 18% रेट के हिसाब से पे किया। तो जब वो आगे सेल कर रहा है तो उस वक्त टैक्स 18% रेट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इनपुट या आउटपुट में यही है ना कि सर वो जो पे करेगा वो अगले बंदे से ले लेगा, लेकिन रेट पे लेगा, अमाउंट पे नहीं, 18% लगा के लेगा। अब इसने पे किया था कितना? 18,000। अगले बंदे को सेल किया, कितना लिया इसने 18% के हिसाब से? 23,400। प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स। अब क्या होगा? इसने कितना पे किया था? 18,000। इसने कितना वसूल किया? 23,400। अब इसे हुकूमत कहती है कि तुमने आउटपुट टैक्स कितना लिया है? ये 23,400। तुमने हमें कितना पे किया था? 18,000। इस 23,400 में से अपना 18,000 जो है वो साइड पे कर लो, तुमने हमें पे किया था ना, उसको वापस ले लो। बाकी कितना बनता है एक्स्ट्रा जरा बताओ? 5,000। ये 5,400 क्या करो, हमें पे कर दो। वो इसको कुछ नहीं, क्या आप खुद बताएं, इस बंदे की जेब से कुछ गया टैक्स में? 18 पे किया, जब सेल्स की हैं उसमें से 18 वसूल कर लिया, और बाकी किसे पे कर दिया? गवर्नमेंट को। अब ये जो 5,400 है ये एक्चुअल किसकी पॉकेट से गया? मैन्युफैक्चरर की पॉकेट से गया। अब इसका मतलब जब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बाय की हैं, कितने की बाय की थी इसने? 1,30,000 की। इस 1,30,000 रुपए के ऊपर इसने कितना टैक्स पे किया था? 23,400। इसका मतलब जो इंपोर्टर का आउटपुट टैक्स था वो मैन्युफैक्चरर का क्या बनेगा? इनपुट टैक्स बनेगा। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स पे करके आ गया? 23,400 का पे करके आ गया। अब ये रॉ मटेरियल लेके आया है, गुड्स को बनाएगा, गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा। अब ये मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल करेगा, ऐसे ही है। अब मैन्युफैक्चर करने के बाद किसको सेल किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। कितने का सेल करेगा? फॉर एग्जाम्पल इसने गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेची हैं, तो ये इसको बेच रहा है 2.5 लाख रुपए की, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो होगी, लेबर लगी होगी, मटेरियल है, वो सब कुछ लगा होगा। 2.5 लाख रुपए की ये गुड्स बेचता है किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर आया, सर सामान बेच दें, कितने का जी? 2.5 लाख रुपए का। डिस्ट्रीब्यूटर से टैक्स लिया जाएगा, किस रेट पे लिया जाएगा? 18% के हिसाब से। ज़रा बताएं कितना टैक्स बनेगा? कितना? 45,000। तो डिस्ट्रीब्यूटर से टैक्स कितना लेगा? 45,000। वो यहाँ पे लिख लेगा जी कितना टैक्स आया? 45,000। अब इसको भी गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरर तुमने कितना टैक्स पे किया था? इनपुट सर 23,400 का। सेल्स की है जी, सेल्स कर दी है। कितना वसूल किया है? 45। इस 45,000 रुपये में से अपना 23,400 साइड पे कर लो, तुमने हमें पे किया है। बाकी कितना बनता है? 21,600 हमें क्या कर दो? पे कर दो। अब ज़रा खुद बताएं, मैन्युफैक्चरर की पॉकेट के ऊपर क्या 1 रुपये का भी बर्डन आया? खुद बताएं।
इंपोर्टर अभी तक क्या इंपोर्टर की पॉकेट में से, इंपोर्टर के अकाउंट में से 1 रुपया भी जाती गया टैक्स का? जो उसने पे किया उसने अगले बंदे से रिकवर करवा लिया। मैन्युफैक्चरर ने 23,400 पे किया था, इसने किससे रिकवर करवा लिया है? डिस्ट्रीब्यूटर से। तो क्या इन दोनों बंदों की पॉकेट में कोई फर्क पड़ा है? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान कितने का परचेज किया है? 2,50,000 का। अब डिस्ट्रीब्यूटर कितना टैक्स पे करके आया हुआ है? 45। ये इसका हो गया इनपुट टैक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसको सेल करेगा? होलसेलर को। अब यहां पे प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आगे इसको सेल कर देता है 2,70,000 की। अब 2,70,000 के ऊपर भी ये टैक्स लेगा 18% के हिसाब से। कितना बनेगा जरा बताएं? 270 इंटू 18 कितना बनता है? 48,600 ये उससे आउटपुट टैक्स लेगा। अब बताओ इस 48,600 में से अपना इनपुट एडजस्ट कर लेगा, रिमेनिंग कितना बनता है? 3600। 3600 ये क्या कर देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्या इस डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में से भी 1 रुपया टैक्स गया? जो पे किया सारा किससे रिकवर कर लिया? अगले बंदे से रिकवर कर लिया। अब ये जो होलसेलर है इसने कितने का सामान लिया? ये 2,70,000 का। कितना टैक्स पे किया था इसने? 48,600। अब इसके पास कौन जाएगा? नंबर 5 पे रिटेलर। अब ये फॉर एग्जांपल ये बेचता है रिटेलर को 2,80,000 का सामान। 18% के हिसाब से कितना टैक्स लेगा बताएं जरा? कितना? 50,400 इसने आउटपुट टैक्स लिया। कितना पे करेगा गवर्नमेंट को ये? 1800। 1800 ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। ओह, अब आगे बात रिटेलर की। रिटेलर जो है वो 2,80,000 का सामान लेके आया है और ये टैक्स कितना पे करके आया है? 50,400। अब बताएं रिटेलर से एंड पे सामान कौन खरीदेगा? कस्टमर। एंड पे आ गया हमारे पास ये नंबर 6 के ऊपर कस्टमर। कितने का सामान बेचना है? 320 का बेच दूं? नहीं, मैंने 320 का बेचना है, नाजायज मुनाफा कमाना है। बताओ 320 के ऊपर 18% लगाएं, क्या बनता है? 57,600। कस्टमर से कितना लेगा? 57,600 और सॉरी 600। बताएं गवर्नमेंट कितना पे करेगा? ये 7,200 ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। डन। अब जरा कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात करें, कस्टमर के साथ क्या हुई होगी? कस्टमर ने गुड्स बाय की, कितने की? 3,20,000 रुपए की। गया भाई कितने का सामान है? 320 का। उसने कहा इनवॉइस लेके आओ। इनवॉइस आई, प्रिंट हुआ, साथ क्या यहाँ लगा हुआ था? यहाँ पे जीएसटी लगा हुआ था। रेट था 18%। कितना बाया? 57,600। कितना टोटल बनता है? 377,600। कस्टमर ये बिल पे करके गुड्स लेके आ गया। अब कस्टमर आगे किसी को नहीं बेचेगा, कस्टमर ने गुड्स कंज्यूम करनी है। अब जरा मुझे इस कॉलम का सम करके बताएं कितना बनता है? शाबाश, जल्दी से। टोटल टैक्स का सम कितना बनता है बताएं? कितना बना? 57,600। अब आप खुद देखें इस सप्लाई चेन में हुआ क्या है। एक चीज जो लाख रुपए की आई थी वो लोगों ने लाख से करते हुए 3,20,000 की बेची है।
इसको यहाँ पे यहाँ जाते हुए टोटल टैक्स कितना बने 57,600। जब एट द एंड कस्टमर के पास चीज गई है ना, ये सारा टैक्स किसने पे किया है? 57,600 रुपया सारे का सारा किसने बेयर किया है? कस्टमर ने। अब इस कस्टमर से पहले देखें, इंपोर्टर ने जो इनपुट टैक्स पे किया था आउटपुट से क्लेम कर लिया, क्या इसके जेब के ऊपर 1 रुपये का ही फर्क पड़ा है? इसने जो पहले पे किया, इसने अगले से वसूल कर लिया, जो एक्स्ट्रा वसूल किया था वो किसको पे कर दिया? हुकूमत को पे कर दिया। इसने इतना पे किया था, जब इसने आगे बेचा, लेस करवाया, रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा लिया था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। हर बंदे ने अपना इनपुट टैक्स अपने आउटपुट टैक्स में से एडजस्ट करता गया और रिमेनिंग किसको पे करता गया? वो हुकूमत को पे करता गया। एंड पे कौन आ गया बेचारा? कस्टमर। तो कस्टमर्स को जब चीज बेची गई तो सारे का सारा टैक्स अल्टीमेटली किससे रिकवर हो गया? कस्टमर से रिकवर हो गया। कस्टमर से पहले सप्लाई चेन में जितने भी लोग रजिस्टर्ड थे उन सब ने क्या किया? अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट करवा दिया। लेकिन जब कस्टमर सामान लेके आया तो इंपोर्ट से लेके देखें यहां से लेके यहां तक टोटल टैक्स कितना था? 57,600। वो सारा किसकी पॉकेट से निकला है? कस्टमर की पॉकेट से निकला है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। की ये इनडायरेक्टली सारे का सारा किसकी जेब से निकल रहा है? कस्टमर के, एंड कंज्यूमर की। तो ये जो आप जितनी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ना, इवन ये मार्कर ही है, इसके ऊपर जितना भी टैक्स है वो किसने पे किया है? कंज्यूमर ने। बिकॉज मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक हर बंदा तो अपना टैक्स एडजस्ट करवा रहा है। उनको सेल्स टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए कोई चीज महंगी नहीं हुई। लेकिन जिसने एंड कंज्यूमर के तौर के ऊपर चीज खरीदी है, सारा टैक्स कौन पे करेगा? वही बंदा पे कर रहा होगा। सो दैट इज द रीजन कि हम इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। सेल्स टैक्स के मल्टीपल नाम जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एक इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। आपने अक्सर नाम सुना होगा वैट का। तीसरा इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज टैक्स। तो ये 3 नाम हैं जो हम सेल्स टैक्स के इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो समझ लगी क्या हो गया, क्यों कहते हैं? बिकॉज इनडायरेक्टली इस सप्लाई चेन का सारा टैक्स कौन पे कर रहा है? एंड कंज्यूमर पे कर रहा है। मल्टी स्टेज टैक्स क्यों कहते हैं? अब देखें, हर एक स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो एफबीआर को पे हो रही है। और इसको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं? वैट। देखें, लाख की चीज 1.30 में बेची तो फिर टैक्स था जो गवर्नमेंट को पे हुआ है। अगर लाख की चीज होती, लाख की बेचते, तो कोई टैक्स में इजाफा आना था? नहीं। तो अगर आप हल्की सी भी चीज 1 रुपया 2 रुपया भी बढ़ा के बेचेंगे ना, तो टैक्स भी क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए से हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये आपके सामने है, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को भी है, बी फ्रैंकली पूछे, मैं यहाँ पे आपको सब कुछ करता हूँ क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन है, मैं पूछ रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मुझे बता दे, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर दे दूंगा। देखें इस टेबल को ध्यान से देखें, ये है हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इंसाफ। मरता कौन है? गरीब आदमी। इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कातिल होता है गरीबों का। बिकॉज ये सारा टैक्स कौन पे कर रहा है? गरीब आदमी, कंज्यूमर पे कर रहा है। वो जो है ना मालिक, मैन्युफैक्चरर, उसको कोई मसला नहीं है। सेल्स टैक्स 20% भी हो जाएगा ना, उसे क्या है? इनपुट पे किया है, आउटपुट में से एडजस्ट करवा देगा। ये जितने भी दुकानदार हैं, इन्हें कोई मसला नहीं है इस चीज़ से। इनपुट पे किया है, आउटपुट से एडजस्ट करवा देंगे। मसला किसको है? जिसने एंड पे कंज्यूम करना है। बिकॉज सारा टैक्स कौन पे करेगा? एंड कंज्यूमर पे करेगा। और इसलिए क्या होती है, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन भी आ रही होती है, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताएं। नेक्स्ट पर्सन से जो है वो टैक्स ले लेते हैं तो कंज्यूमर तक आके सारा टैक्स पे करता है। तो जैसे 1 लाख रुपये है तो उसका 18% उसने पे कर दिया। अब साथ में उसने जो अगले के पास बेची है चीज, उसने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लिया, तो वो प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे वैल्यू एडिड।
वैल्यू एडिड टैक्स है। आपने 1 लाख की चीज़ एक 30 में बेची है तो 30,000 के आपने उसमें वैल्यू एडिशन की है, तो उस वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे किया है। लेकिन उसने नहीं पे किया, इसने नहीं पे किया, इसने वो जो 30,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट बनती थी वो इससे लेके गवर्नमेंट को पे की है, इसकी तो जेब से कुछ नहीं गया ना। अब इसने देखो 1,30 की चीज़ 2.5 में बेची है, 1,20 की वैल्यू एडिशन हुई है, उसके ऊपर जितना इजाफी टैक्स था वो किससे लिया है, इसी से लेके क्या किया है, पे किया है। तो हर बंदा अगले बंदे से टैक्स लेके क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है, इनकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो सर वो जो अगर 30,000 का उसने मार्जिन रख के बेचा तो 30 का 30,000 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ, उसने कोई उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे किया। सेल्स टैक्स में प्रॉफिट के टर्म इररेलेवेंट है, वो इनकम टैक्स में आएगा। वो जो प्रॉफिट हुआ है ना 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, वो इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे आके। ये प्रॉफिट नहीं कहेंगे, चीज़ कितने की बेची है जी, इतने की बेची है। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो अलग है। आपने चीज़ महंगी बेची है, वैल्यू एडिशन हुई है, उसके ऊपर इतना टैक्स है हमने आपसे ले लेने, प्रॉफिट हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखेंगे अभी। तो सर जो वैल्यू एडिशन के ऊपर जो टैक्स पे कर रहा है वो भी नेक्स्ट पर्सन से वो भी नेक्स्ट पर्सन से लेके ही कर रहे हैं। अब देखिए ना, हर बंदा अगले बंदे से टैक्स लेके अपना एडजस्ट करवा के गवर्नमेंट को पे करता है। तो जैसे इसने रिटेलर ने 3,20 का इसको सामान बेचा है, तो इससे 57,600 लिया, अपना 50,400 लेस करके गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। तो अब अगले बंदे से लेके चीज़ क्या करते हैं, अपनी एडजस्टमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं, देख लें, इसको समझ लें, एब्जॉर्ब कर लें। ये चीज़ है, इसको हम मल्टी स्टेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए कह रहे होते हैं। क्लियर, समझ तो नहीं आई? कैसे, मुझे खुद नहीं आई, मैंने क्या कराया तो देखिए समझ आ गई। हाँ भाईजान, समझ तो नहीं आई? नहीं, कहाँ बता दो, अगर है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन है मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। फिर कहा ना हफ्ते के बाद सर वो क्या हुआ था फिर शहबाज गिल को लोग भूल जाएंगे। छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, ये गली मोहल्ले वाले पे नहीं करते, लेकिन ये कारफूर वगैरह जाने दें, आगे बताऊंगा। ये जो छोटे मोटे दुकानदार ये समझते हैं हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम बच गए हैं, इनकी हड्डियाँ टैक्स निकालती है गवर्नमेंट, इनकी बिजली के बिलों पे इतना टैक्स लगा देती है। देखें, एक जो बंदा रजिस्टर्ड है ना वो 18% पे करता है, ये छोटे दुकानदार 27% टैक्स पे करते हैं बिजली के बिल के ऊपर। अगर बिजली का बिल 1 रुपये बढ़ गया ना, इनका उसके मल्टी तो निकालती है गवर्नमेंट, नहीं छोड़ती। ये तो है कि जी गवर्नमेंट बड़ी रहम करती है ना, उनकी सबसे बड़ी रेवेन्यू कलेक्शन ही सेल्स टैक्स है। हमारी सोसाइटी 24 करोड़ की कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है और कंजम्पशन यहाँ पर टिका के होती है। तो वो कहते हैं इनकम टैक्स नहीं पे करना, ना पे करो, खर्च तो करोगे, भूखे तो नहीं रहोगे। पानी पे भी टैक्स लगा देते हैं, पीने के ऊपर भी। आप मिनरल वाटर की बोतल लेके आए, टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया उन्होंने, जीएसटी, कोई चीज़ नहीं छोड़ी हुई। तो यहाँ तो इनकम टैक्स पे कर दो, बताओ भिखारी को तुम्हारी कितनी इनकम है। अब भिखारी ने कभी अपनी इनकम बतानी नहीं है, उसने कह रहे मैं थोड़ी भीख मांगने आई हूँ, आपको लगता है तो क्या करेंगे, उसके खाने पीने के ऊपर जो टैक्स है वो निकाल रहे होंगे। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट डील्स विद द पर्सन। तो अच्छी बात है, तो फिर ये कम हो जाएगा ना। अब जर्मनी, यूरोप हो गया, वहाँ पे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स बहुत कम है। अब मेरा एक दोस्त जर्मनी में है, वो कहते हैं यार हमारी इनकम के ऊपर फ्लैट 36% ऑफ कर ले जाते हैं, 36% इनकम से टैक्स कट जाता है सीधा ही। अगर उसकी इनकम एक स्लैब है उससे बढ़ जाए तो 44% टैक्स कटते हैं। मैं कहा ठीक है, मैं कहा सेल टैक्स कितना है, कहता 1%, 0.5%, महंगाई नहीं है फिर। अब वो इनकम के ऊपर सारी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो फिर सेल टैक्स नहीं है। अब कहता है वहाँ पे कार्ड रिलोड वगैरह हो गया, इंटरनेट हो गया, उस पर टैक्स ही नहीं है। मैं कहा क्या मतलब, कहता 10 का कराऊंगा लोड 10 ही आएगा। अच्छा जन्नत में रह रहा भाई तू तो नहीं, दुबई में इनकम टैक्स अब आ गया हुआ है और उनके ऊपर वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है जो ले रहे होते हैं। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली सेल्स टैक्स है, लेकिन वो अच्छे मोड का है, वो 3% है और 5% है, और वो भी दुकानदार को वापस कर देते हैं, कस्टमर को वापस कर देते हैं।
अगर आप दुबई में गए हैं और आप एज अ टूरिस्ट गए हैं, तो जब आप एयरपोर्ट से निकल रहे होंगे तो आपने जितना वैट गवर्नमेंट को पे किया है आपको गवर्नमेंट रिफ़ंड कर देती है टूरिस्ट वगैरह को। तो वो है। अब जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है ना, वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कम है, आवाम को सहूलत है। अब जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कम है तो फिर आवाम से क्या करते हैं, टैक्स निकालें। जैसे पेट्रोल के ऊपर आई गेस 44% टैक्स हम पे करते हैं पेट्रोल के ऊपर। सेल्स टैक्स हमारा 18% है, हम वहाँ पे गालिबन तमाम टैक्स इंस्टीट्यूट 44% पर लीटर के तौर पे पे कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है। अब वहाँ पे मैंने पूछा, कहते यार वहाँ पे पेट्रोल के ऊपर कोई 2% टैक्स है जर्मनी में। भाई तो वाकई जन्नत में रह रहा है मजाक के अलावा। तो ये चीज़ें हैं। अगर हमारी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स बेहतर हो जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाएगा, बट ये होता नहीं है। लोग डरते हैं जी, बैंक में नहीं अमाउंट भेजनी, चेक नहीं लेना। आज के दिन भी लोग आपसे चेक नहीं ले रहे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे, जी कैश भेजें कैश भेजें। जब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी नहीं है, जब हुकूमत को नहीं लग रहा पता कि कौन सा बंदा कितना टैक्स पे कर रहा है, तो कैसे चलाएगी गवर्नमेंट? फिर वो यहाँ टैक्स निकलवाएगी। अगर और मुश्किल होगा कि टैक्स 18% है, मैं 19 करने लगी, मैं 20 करने लगी, तो आवाम का कबाड़ा कर देगी। या तो आवाम सीधी हो रहे या वो आवाम को इस तरह से करके रखेंगे। तो कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनको खाने की लूप में लगा दो, ये खाने पीने में मसरूफ़ रहेंगे और हम इनसे रिकवरी पूरी आराम से सुकून से करते रहेंगे। तो स्मगलिंग करते हैं तो वो तो टैक्स बच जाते हैं, लेकिन जो रियल देखिए ना, आप इंपोर्ट कर रहे हो लीगल चैनल से, तो आप इनपुट टैक्स पे करके आए हो, आपने स्मगल करवाया, क्या टैक्स पे किया? तो इसलिए स्मगलिंग भी हमारे मुल्क में ज़्यादा है। स्मगलिंग करनी क्या है, पहाड़ पे खड़े हुए हैं, वो फेंका, स्मगल हो गया अफ़गानिस्तान, सीधा बिल्कुल चिल हो के। कभी जीबी वगैरह जाएँ तो जीबी में आपको अक्सर ऑडी वगैरह मिल रही होती है, घरों में खड़ी होती है। क्यों? कहते उस पहाड़ से लेके आ रहे हैं, बस गधों पे लाद के काट के लेके आते हैं, यहाँ के वेल्ड करके ऑडी चला रहे होते हैं। तो स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी। स्मगलिंग रोकने, टैक्स का निज़ाम थोड़ा सा बेहतर कर देना तो हमारा कंट्री बहुत अच्छा हो सकता है। इसको सेल्स टैक्स थोड़ा रैशनलाइज कर दें, इनकम टैक्स पे थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएं, स्मगलिंग की रोकथाम में इन्वॉल्व हो जाएं, तो आपका कंट्री बेहतर है। वो हमने करना नहीं है। वो भी FBR लेते हैं। हमारे मुल्क का तमाम टैक्स कौन लेता है? FBR लेता है। वेरियस कवानीन के मुताबिक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम हो गया, FD हो गया, CVT वगैरह हो गया, सारा टैक्स FBR ही लेता है। FBR है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी पाकिस्तान में एक ही है, FBR है। बहुत ठीक है। फिर कल क्लास करनी है, सैटरडे है। वजह पहले हम लेट शुरू हुए हैं, 2 दिन थक गए हैं, तो 1 घंटे बस, उसको बुखार है। हाँ जी, कल क्लास करनी है सैटरडे। फिर ये वाहिद सैटरडे है जो ऑफ होगा, अगला सैटरडे सारे होने। फिर नहीं, इनकम टैक्स थोड़ा रैशनलाइज होता है। तो ज्यादती है ना। अब एक बंदा फाइलर है, वो भी टैक्स पे कर रहा है उतना, एक बंदा नॉन फाइलर कुछ भी नहीं इसने पे किया।